सो हम लोग अपने माई एसक्यूएल के चैप्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और जो चैप्टर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल में बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये कैलकुलेशन करने का काम करते हैं, बेसिकली एग्रीगेशन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास ये छोटी सी एक एक्सेल फाइल है, यहाँ पे हमें मंथ है, सेल्स है और प्रॉफिट है। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, या व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करके यहाँ से सीधे सम कर देंगे और इन सब का सम निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम एवरेज लिख देंगे तो इन सभी प्रॉफिट्स का एवरेज निकल आएगा। ऑब्वियसली इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हमारा एवरेज निकल गया और एक फंक्शन यहाँ अप्लाई होगा एवरेज नाम का। सम करेंगे तो एक सम नाम का फंक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरीके से काउंट। सो इवन एक्सेल में भी आप देख रहे हैं सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मगर जो हम लोगों को, इसको हम बाद में समझेंगे। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस के थ्रू आप एग्रीगेशन कर सकते हैं। एग्रीगेशन मतलब ये है कि ऐसे तो रो वाइज देखना चाहते हैं तो पूरा डेटा है हमारे पास, पर अगर हम एक एग्रीगेट वैल्यू देखना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ कितने मंथ्स का डेटा है, कितना ऑर्डर्स आए, इस तरह की चीज़ें, तो वो एग्रीगेट फंक्शंस है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट एग्रीगेट फंक्शन है वो है काउंट। ओके, काउंट, काउंट का मतलब होता है हाउ मेनी, मतलब कितने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। अब कोई आपसे सवाल पूछ ले कि हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर, ऑल्दो हमें दिख रहा है ऊपर कि 830 है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल में हर एक ऑर्डर आईडी एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये ऑर्डर आईडी यूनिक वैल्यू है। तो आप ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट काउंट और काउंट के बीच में उस फंक्शन का नाम लिखिए और उस कॉलम का नाम लिखिए जो यूनिक वैल्यू हो। तो आप लिखिए सेलेक्ट काउंट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, सेलेक्ट काउंट ऑर्डर आईडी, और ये आपको रिटर्न करके देगा 830। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिंपल सा फंक्शन है काउंट फंक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछता है आपसे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। तो इससे आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट्स टेबल में कितने प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही प्राइमरी कीज हैं अपने अपने टेबल्स में। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे हाउ मेनी सिटीज आर देयर इन कस्टमर्स टेबल, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आएगी। तो अब हाउ मेनी सिटीज आर देयर, सिटीज का मतलब ये होगा कि पहले देखिए जब कस्टमर टेबल को हम रन करते हैं तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 91 टोटल कस्टमर्स है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट और सिटी कॉलम को लिखते हैं तो आप देखेंगे सिटी कॉलम में भी आउटपुट 91 ही आ रहा है, क्योंकि ये काउंट जो है सीधे नंबर ऑफ रोज इन सिटी कॉलम को काउंट कर रहा है। अगर किसी शहर का नाम मान लो रिपीट भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, तो आप देख रहे हैं लंदन शहर 6 बार आएगा, बुएनोस एयरिस 3 बार आएगा, देखो लंदन भी आ रहा है। तो कई शहर हैं ऐसे नाम रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर। अब ट्राई करते हैं तो आप देखिए 69 सिटीज आ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऐसे टोटल 91 सिटीज हैं, पर ये जो 69 सिटीज हैं ये वो टोटल नंबर ऑफ सिटीज हैं जिसमें जो आपका इसे हमें यूनिक वैल्यूज पता नहीं है। तो अगर किसी से पूछा हाउ मेनी यूनिक सिटीज आर देयर, ओके, तो ये आएगा। इवन यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट लिखें,
ठीक है, या फिर हम लिखें सिर्फ काउंट ऑर्डर आईडी। यहाँ पे आउटपुट सेम आएगा। आउटपुट सेम इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये यूनिक वैल्यू खुद ही में है। तो जब वो कोई यूनिक कॉलम को ही ले लिया जिसमें सारी वैल्यू यूनिक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है ये तो पता ही चल गया। तो ये काउंट का यही यूज होता है। काउंट में दो केसेस याद रखिए, काउंट या काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, काउंट डिस्टिंक्ट को ऐसे लिखना है, काउंट एक फंक्शन है तो फंक्शन ब्रैकेट में लिखा जाएगा, मतलब फंक्शन के साथ ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्टिंक्सिटी है। काउंट के बाद अगला है सम। सम का मतलब सीधा होता है कि किसी एक कॉलम में आने वाली जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज हैं उन सब का मैथमेटिकल सम बताना। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस है और यूनिट्स इन स्टॉक है। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टॉक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट सम यूनिट्स इन स्टॉक, ऐसे लिखेंगे। इस कॉलम का नाम जो है इस फंक्शन के बीच में लिख देंगे, सेलेक्ट सम यूनिट्स इन स्टॉक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, जितने भी होंगे यानी 3219 टोटल हमारे प्रोडक्ट्स इन स्टॉक हैं। ठीक है, ये यूनिट्स है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, याद रखें। एसक्यूएल में एक और चीज होती है, आप ध्यान से देखिए, हर एक प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस है वो लिखा है और टोटल यूनिट्स इन स्टॉक है वो लिखा है। ठीक है, तो यूनिट्स प्राइस और यूनिट इन स्टॉक का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही तो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस होगा, राइट, या सेल प्राइस होगा। तो हम अगर ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इन स्टॉक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें एक हर रो में यूनिट प्राइस और यूनिट इन स्टॉक का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ये हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक्चुअल सेल प्राइस है। हमारे पास कितने वैल्यू के प्रोडक्ट हैं ये लिखा है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, मान लो लिखते हैं ना प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, कॉमा, ये क्या हो रहा है, हमने पहला कॉलम लिखा प्रोडक्ट आईडी और दूसरा कॉलम जो लिखा वो कॉलम को हमने ब्रैकेट में लिखा और इस ब्रैकेट में हमने एक फॉर्मूला लगाया, यूनिट प्राइस को यूनिट इन स्टॉक से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी 1 702 है, प्रोडक्ट आईडी 2 323 है, ऐसे करके ये इनके प्राइस है। एसक्यूएल में एक चीज और होती है, एलियस। अब देखो इसका नाम जो आ रहा है वो अजीब सा आ रहा है, तो एलियस में क्या लिखते हैं, एस। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं एज सेल्स और सेल प्राइस और जो भी आपको लिखना हो, तो हमने लिख दिया एज सेल प्राइस। तो ये आउटपुट आ जाएगा। देखो हमें पता लगा प्रोडक्ट आईडी 1 ये है। इसमें आप कितने भी कॉलम्स उठा सकते हैं, जैसे चले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉमा, यूनिट प्राइस है। सो इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा ये एक वैल्यू आ रही है। ये एग्जाम्पल बीच में मैं इसलिए लाया बिकॉज अगला कैलकुलेशन हम इसी पे बेस रखेंगे, तो टू रिमेम्बर। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये याद रखना है कि एज कीवर्ड जो होता है उसे एलियस बोलते हैं। ठीक है, एज इज कॉल्ड एलियस, यानी ये जो देखो पहला कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा कॉलम ये है, उसको हमने कह दिया सेल प्राइस, नाम रख दो इसका। ठीक है, ओके, सेल प्राइस। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अब अगर हम लिख देते हैं कि सेलेक्ट सम, ओके, यूनिट प्राइस एज टोटल सेल्स। कोई पूछे कि टोटल रिवेन्यू आपने कितना किया है, या टोटल ग्रॉस सेल इसको कह देते हैं, आपकी टोटल ग्रॉस सेल क्या है, तो हम कह देंगे ये हमारी ग्रॉस सेल्स है। ग्रॉस सेल्स क्या है, सम ऑफ यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। तो हर रो, ये रो वाइज चलेगा, हर रो को पहले मल्टीप्लाई करो और जब सारी रो आपके सामने आ जाए उन सबको सम करो और
एक आउटपुट दो, तो ये एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो एक सिंगल आउटपुट देते हैं, और देखिए आउटपुट आएगा ग्रॉस सेल्स। ओके, तो ये हमारा ग्रॉस सेल्स है, और ये हमारा एक एग्रीगेट फंक्शन है। अब यहाँ पे देख रहे कई सारे डेसिमल आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूला को आप राउंड कर सकते हैं। राउंड होता है ना, राउंड टू n नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो ऐसे हम मान लो लिख दें 2, तो अब देखिए केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हो गया। इसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा पूरा इनर वैल्यू थी, उस वैल्यू को हमने पहला आर्ग्यूमेंट बनाया और कॉमा लगा के 2 लिख दिया। अगर हम यहाँ पे लिख दें 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हो जाएगा। ठीक है, वो 3 4 कर दे तो वो 2 ही दिखा रहा है, तो राउंड हम 2 लिख देते। अगर हम राउंड में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दे देते तो वो जो है फिर 2 डेसिमल प्लेसेस भी नहीं करेगा, तो इसीलिए आप जो है 2 लिख दीजिए ताकि एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आए। तो ये हमारा एक सिंपल सा टाइप है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, और अगर आपको राउंड करके दिखाना है तो आप राउंड लिखिए, राउंड के बीच में आप वहाँ पे वो लिखिए वैल्यू, और उसके आगे कितने डेसिमल प्लेसेस देखना है वो लिखिए। तो ये सम हमारा दूसरा एग्रीगेट फंक्शन है। पहला एग्रीगेट फंक्शन है काउंट, दूसरा है सम। नाउ जब हम डेटा डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ पे क्या होता है, तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो है एवरेज या मीन निकालना। ठीक है, और एवरेज के लिए इनके पास सीधा सीधा फंक्शन है एवीजी। तो हम अगर यहाँ पे सम की जगह एवीजी लिख देंगे, तो और यहाँ पे हम इसको एवरेज एवरेज सेल्स प्राइस या कुछ ऐसा लिख देंगे, एवरेज सेल्स प्राइस। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो ये आपके सामने आ रहा है एवरेज सेल्स प्राइस। तो इसमें भी कई डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो हम कह देते हैं राउंड, यहाँ पे इस फंक्शन के आगे लिखा कॉमा 2 ऐसे लिखा। तो इससे भी है, तो एवरेज सेल्स प्राइस यानी हर प्रोडक्ट का जो एवरेज प्राइस है हमारे पास वो 955 है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज आपका हर जगह ही यूज होता है, जैसे एवरेज अगर हमारे पास कस्टमर्स हैं तो एवरेज एज क्या है कस्टमर्स की, अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो एवरेज यूनिट प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। इसमें हम लोग अगर सिंपली यहाँ पे लिख दें, ये सब हटा देते हैं, सेलेक्ट एवरेज यूनिट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, तो हमारे पास काफ़ी सस्ते और काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स हैं, तो एवरेज प्राइस क्या है उनका, तो फ्रॉम प्रोडक्ट सॉरी, सो इसका जो प्राइस है वो है ये 28.56, तो ये हो गया एवरेज। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि मिनिमम क्या है, सेलेक्ट मिनिमम यूनिट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, और इसी तरह से हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम क्या है, सेलेक्ट मैक्सिमम यूनिट प्राइस। तो ये भी हमारे एग्रीगेट फंक्शंस। तो इससे आपको पता लगेगा कि मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, यहाँ पे आप लिखते हैं सेलेक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो इससे हमें काउंट पता लगे, हमने पढ़ा है। और सेलेक्ट सम ऑफ यूनिट प्राइस, हम अगर मान ले कि हर प्रोडक्ट एक एक यूनिट है हमारे पास, सो उसका फाइनल प्राइस क्या रहेगा। और जैसे ही गो करेंगे आप देखिए, ये पहला निकला एवरेज, ये दूसरा निकला मिनिमम। तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट $2.5 का है, मैक्सिमम सबसे महंगा प्रोडक्ट 263.5 का है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के दाम में बहुत ज़्यादा वेरिएंस है। काउंट क्या है, 78 प्रोडक्ट्स हैं। टोटल सम करने पे अगर मान ले कि हर प्रोडक्ट एक एक यूनिट है, सो
2227.71 है। तो ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में और भी फंक्शन यूज होते हैं। आपने देखा कि प्रोडक्ट के दामों के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है, तो इसलिए डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेटा में सभी वैल्यूज आसपास है या डेटा में सभी वैल्यूज काफ़ी दूर दूर है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है। अगर हम यहाँ पे लिखते STD लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हम अगर लिखते सेलेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इन यूनिट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, गो करते तो आपके सामने आउटपुट आएगा 33.48। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो एक बड़ी वैल्यू है। सो लेट्स आस्क दिस बॉट की standard deviation. So based on data provided, this value indicates the spread or variability in the unit prices. A standard deviation of 33.48 suggests a relatively high variation in prices. मतलब ये कह रहे हैं ना कि आपके प्राइसेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे सबसे कम 2.5 है, 2.5 है, सबसे ज़्यादा 263 है, क्योंकि लोएस्ट यूनिट प्राइस इज दिस रिप्रेजेंट मोस्ट अफोर्डेबल आइटम in the data set. Highest unit price is 263, which is considerably higher than the average. This suggests there might be outliers. इन्हें outlier कहते हैं, right? Outlier ये होते हैं कि आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट एवरेज प्राइस के आसपास होते हैं, पर आउटलायर जो होते हैं वो कहीं दूर होते हैं एवरेज से। And similarly, average, this means price is 28. This is a central value around which prices are distributed. However, given the high standard deviation, many prices may fall far from this average, right? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो आपको दिखेंगे कई प्रोडक्ट के प्राइस हाई होंगे, और काउंट आपका 78 है, ये तो मतलब नहीं। तो ये की ऑब्जर्वेशन है। वाइड रेंज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम आर at the high standard deviation indicate a diverse data set with possibly a mix of low cost and high cost items. Okay, so when you analyze data, जब भी आप कभी डेटा को एनालाइज करते हैं तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, इन सब की वैल्यूज को देख के आपको इसी तरीके से याद रखना है और इस तरीके से डेटा को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड STD टैब। ठीक है, सो अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जो है प्रोडक्ट के वो बिल्कुल आसपास हैं, ठीक है, एवरेज के आसपास है, तो इसका मतलब होगा कि सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। और सपोज कीजिए कि एक क्लास है, उस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। सो हमने कहा 78, 80, 76, यू नो, फिर किसी के 80 आ गए या 79 आ गए, ऐसे 5 स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं। और मान लो ऐसे ही सारे के नंबर्स हैं, 5 क्या मान लो 50 स्टूडेंट भी हैं, तो सबके ऐसे ही नंबर्स हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबके जो नंबर्स हैं, टोटल 50 बच्चे हैं, काउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, पर सबके नंबर्स आस-पास हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आप ये कह सकते हो इसका, आप नाम तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफ़ी कम आएगा, और इसका जो एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, वो सब कुछ कम आएगा। सो यू कैन आस्क चैट जीपीटी, एंड ऑब्वियसली लेटर हम लोग और तरह के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे टू डिफाइन डेटा लाइक दिस। सो ये हमारा सिंपल एग्रीगेट फंक्शंस है, और इन एग्रीगेट फंक्शंस को आप डिफरेंट कंडीशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने कहा सेलेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इन यूनिट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 1। अब हम किसी एक कैटेगरी के ही प्रोडक्ट का चेक कर रहे हैं, तो इसका तो स्टैंडर्ड डेविएशन और ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी कि कैटेगरी आईडी 1 में ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 5 में देखते हैं, तो 5 में देखिए कम आ रहा है,
यानी 5 के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 5, तो कैटेगरी आईडी 5 जो है वो बेसिकली है ग्रेन्स और सीरियल्स की। अब यहाँ यूनिट प्राइस देखिए 770, तो देखिए यहाँ उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, राइट। मिनिमम 7 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 33 पे खत्म, 38 पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, इसलिए आपने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम आ रहा है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर है, ये हमें निकालने, ये हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि पता लगता है कि डेटा पॉइंट्स जो हैं उनमें बहुत सारा वेरिएशन तो नहीं है। जैसे यहाँ पे जो है हमारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम पाइथन से कहते हैं भैया ये मेरे मार्क्स है मेरे स्टूडेंट्स के, और ये जो है हम सारे मार्क्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऑब्वियसली दिस इज एडिशनल, इसका एसक्यूएल से कोई लेना देना नहीं। सो हमने कहा ये मार्क्स है, ठीक है। सो ये हमारे सारे मार्क्स निकल आए। नाउ इन पाइथन ऑल्सो ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। जैसे आपने कहा कि सम करिए, सम ऑफ मार्क्स, तो वहाँ पे आपने क्योंकि वेरिएबल में उसको लिखा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ें कर सकते हैं जो हम आगे पाइथन के अपने ट्यूटोरियल्स में ये चीज़ सीखेंगे। एंड ऑब्वियसली यू कैन यूज formulas like a standard deviation etc to find this। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस आप लोग याद रखिए, और इन एग्रीगेट फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग और आगे डेटा एनालिसिस करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम अपना अगली बार पढ़ेंगे उसमें हम लोग जॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। और जॉइंस का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका काम कई टेबल्स को आपस में मर्ज करने के लिए होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।